Hello students, welcome to the third part of the chapter Economic Development. In the second part, we have studied about 5-year plan. Okay, in this part, we will discuss about nationalization of banks. During the tenure of Prime Minister Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was a monopoly of the private sector. See, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, यानी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इनके टाइम पीरियड में जो है बैंक जो है उसे मोनोपोली यानी एक अधिकार जो है मीन्स एकाकी अधिकार किसका होता था? प्राइवेट सेक्टर का। मीन्स गवर्नमेंट का इस बैंक में जो है जितने भी बैंक्स थे उन पे गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं मिलता था। प्रॉफिट किसको मिलता था? प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि मैनेजमेंट का काम, ओनर, ये सब कौन होते थे? प्राइवेट सेक्टर। ओके, एंड दीज बैंक्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। और ये बैंक को जो है, ये जितने भी बैंक्स थे इनको चलाने का काम, इनको रन कौन करता था? डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। ओके, द डायरेक्टर्स ऑफ दीज बैंक्स वर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। तो ये बैंक्स के जो डायरेक्टर हुआ करते थे, ये काम करते थे किसके लिए? इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो डेवलप करते थे और उनका प्रॉफिट जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रॉफिट इंक्रीज करते थे। बस यही काम रहता था डायरेक्टर्स का, यानी बैंक्स का यही काम, बैंक के डायरेक्टर का यही काम रहता था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना और उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना। ओके, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मतलब सोच विचार किया, ओके, डिस्कशन किया, और तब जाके जो है हमारे गवर्नमेंट ने कुछ बैंक्स को, यानी 14 मेजर बैंक्स को क्या किया? नेशनलाइज किया। ओके, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपेरियल बैंक इन 1955 एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी, तो ये जो मोनोपोली था, प्राइवेट सेक्टर का जो मोनोपोली था, यानी बैंक्स के ऊपर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही अधिकार था, गवर्नमेंट का राइट नहीं था। और ये बैंक को जो है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स मिल के चलाते थे, प्रॉफिट कमाते थे। ओके, तो ये सब रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है बैंक्स को नेशनलाइज किया। तो जैसे फर्स्ट बैंक इंपेरियल बैंक को जो है नेशनलाइज किया गया 1955 में, और इस बैंक को फिर कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन शॉर्ट वाइल। और बहुत ही कम समय में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांचेस जो है हमारे कंट्री में ओपन हो गए, एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। और हमारे कंट्री में काफ़ी हद तक जो है इस बैंक ने डेवलपमेंट लाया। ओके, नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट को जो है बैंक्स को नेशनलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ओके, इंडिया हैड अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स टाइप। तो हमारे कंट्री ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट की? मिक्स्ड इकोनॉमी। Nationalization of banks was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. See, पीपल के लिए स्कीम्स निकालना, पीपल के वेलफेयर के बारे में प्लान करना, सोचना, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना, वो गवर्नमेंट करती है। ओके, तो उस पर खर्चे लगते हैं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स प्लान्स बनाती है उस पर खर्चे लगते हैं। तो अगर बाई चांस कभी मतलब डेफिसिट, यानी वो खर्चे हद से ज़्यादा बढ़ गए और गवर्नमेंट लॉस में जाने लगी, डेफिसिट मतलब क्या होता है? लॉस में जाना। तो लॉस को कवर करना मीन्स वो लॉस जो हो रहा है उसको कवर करना, उसकी भरपाई करने के लिए जो है बैंक्स का नेशनलाइज करना बहुत ही ज़रूरी था। ओके, क्योंकि बैंक्स को चलाने वाले कौन होते थे? प्राइवेट सेक्टर, यानी कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स मिल के इन्वेस्ट करते थे और बैंक्स को चलाते थे। और बैंक्स के डायरेक्टर का काम क्या होता था? इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना और उनको प्रॉफिट देना, उनका प्रॉफिट इंक्रीज करना। लेकिन गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट का राइट ही नहीं था। और स्कीम्स प्लान्स बनाना, ये किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट जब स्कीम्स और प्लान्स बनाएगी तो उस पर खर्चे लगते हैं, उसको लॉस भी हो सकता है। तो ये लॉस को कवर करना, डेफिसिट को कवर करने के लिए बैंक्स का नेशनलाइज होना बहुत ही ज़रूरी था, एसेंशियल था। ओके, एंड ऑल्सो द प्रॉफिट्स ऑफ दीज बैंक्स वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी वंस दे वर नेशनलाइज्ड। और ये भी था
कि अगर जैसे ही बैंक नेशनलाइज्ड हो जाते तो बैंक्स का जो प्रॉफिट होता, बैंक से जो प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट किसके खजाने में जाता? गवर्नमेंट के। ओके, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी मिलता। तो इसी सब रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ मेजर बैंक्स को क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। ओके, along with this the policy of developing small industries and pharmaceutical industries had to be implemented. See, मीन्स बैंक्स को नेशनलाइज करने के अलावा स्मॉल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने की पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट की गई। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? जहाँ पे मेडिसिन्स बनते हैं। ओके, तो ये दोनों इंडस्ट्रीज को डेवलप कराने की पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of the Green Revolution in order to overcome food shortages and drought. See, ड्राफ्ट मतलब क्या? जब पानी की कमी हो जाएगी, बारिश नहीं हुई उस टाइम पे, अगर 2-3 साल लगातार बारिश नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। अगर पानी की कमी हुई तो फूड शॉर्टेज भी होगा। मीन्स पानी की कमी क्या? खेती अच्छे से ना हो पाना, और उसके वजह से क्या? फूड शॉर्टेज होना। और फूड शॉर्टेज अगर हुआ कंट्री में तो पर्सन को खाना नहीं मिलेगा, फूड अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने ये फूड शॉर्टेज और ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा रास्ता अपनाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, इसके फादर कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो है न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक को यूज़ करके क्या सेटअप किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया कंट्री में। ओके, किसने? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, ताकि हमारे कंट्री में जो है फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सके। ओके, तो फूड शॉर्टेज एंड ड्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा रास्ता अपनाया? ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ओके, During the tenure of Prime Minister Indira Gandhi, Congress Forum for Socialist Action, a group in the Congress party inspired by socialist ideas, made a demand for nationalization of commercial banks. Even the Communist Party supported this demand. See, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, जब प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? इंदिरा गांधी। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी कौन से पार्टी से बिलोंग करती थी? कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी में जो है एक ग्रुप बना। कौन सा ग्रुप? कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन। और ये जो ग्रुप है किससे इंस्पायर्ड हुआ था? सोशलिस्ट आइडियाज से। और ये ग्रुप ने जो है, इसी ग्रुप ने डिमांड किया कि कमर्शियल बैंक को भी नेशनलाइज किया जाए। ओके, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज अ टाइप ऑफ बैंक दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग बिजनेस लोन्स, ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट। ओके, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जैसे लोन प्रोवाइड करना, अगर किसी को लोन प्रोवाइड करना रहता है तो वो कमर्शियल बैंक के थ्रू प्रोवाइड होता है। अगर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सब किसका काम होता है? कमर्शियल बैंक का। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने एक ग्रुप फॉर्म किया। कौन सा? कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन। और ये ग्रुप ने जो है डिमांड किया कि कमर्शियल बैंक को भी नेशनलाइज किया जाए। और इस डिमांड का सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था। कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स कौन? वो पार्टी जो वर्कर्स और फार्मर्स के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स ऑन 19 जुलाई 1969। अब हम देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कौन से 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ओके, कब? 19 जुलाई 1969 में। दीज इंक्लूड अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, United Commercial Bank, that is UCO Bank, Union Bank of India. In 1980, 6 more banks were nationalized. See, 1969 में ये 14 मेजर बैंक्स थे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था। और 1980 में 6 और अनदर बैंक्स है जो नेशनलाइज किए गए। ओके, नेक्स्ट 20 पॉइंट प्रोग्राम।
ये 20 पॉइंट प्रोग्राम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ही अनाउंस किया था। ओके, कब? 1 जुलाई 1975 में। एंड रिसॉल्व टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। द मेन प्रोविजंस ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो 20 पॉइंट प्रोग्राम 1 जुलाई 1975 को अनाउंस किया था, तो इसमें कौन से प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे। ओके, ताकि हमारा नेशन जो है वो तेजी से मीन्स रैपिडली डेवलप हो सके। फर्स्ट वन, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड। सीलिंग मीन्स छत, यानी शहरों में जो घर बनते हैं, तो घर जो बनाए जाते थे पहले भी, तो उसको क्या मतलब प्रोविजन बनाया गया था कि सिटीज़ में जो है, सिटीज़ में लैंड सीलिंग होना। ओके, एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ावा देना, इक्वल डिविजन्स ऑफ वेल्थ, यानी जो कंट्री का जो वेल्थ है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, सबका राइट होना चाहिए, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो। मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनको मीन्स उनका जो है वर्कर्स को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करो, ताकि वो अपनी फैमिली को जो है अपने घर को चला सके। ओके, अच्छे से। इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। वाटर कंजर्वेशन यानी वाटर को बचाना, पानी को बचाना, तो ऐसे स्कीम्स को इंक्रीज करना, जैसे कि बहुत सारे एरियाज में कुएं खुदवाना, ठीक है, पॉन्ड्स बनाना, तो इस पॉन्ड्स में, कुएं में जो है पानी, जो वाटर है वो कंजर्व होता है। तो ये फर्स्ट प्रोविजन था। ओके, सेकेंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ताकि सबको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ओके, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर मीन्स या बंधुआ मजदूर। पहले जो वर्कर्स होते थे, लेबर जो होते थे, वो बंधुआ होते थे। बंधुआ का मतलब उनको जो है जैसे कि बोल देना कि हाँ आपको आज ये काम करके जाना है इतने टाइम तक, चाहे रात हो जाए, ठीक है, 12 घंटा बीत जाए, 24 घंटा बीत जाए, लेकिन ये इतना काम आपको करना ही है। ठीक है, तो अब बॉन्डेड लेबर नहीं है, वो फ्री हो चुके हैं। ये हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाया था, उनके लिए स्कीम निकाली थी, तो अब बॉन्डेड लेबर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, और डेली काम करते हैं, उनका टाइम लिमिट होता है 9 to 5, 9 बजे आते हैं वर्क के लिए, 5 बजे चले जाते हैं। ठीक है, और डेली का डेली वो अपना पे यानी वेजेस ले लेते हैं। थर्ड वन, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई इलीगल तरीका अपनाता है, अगर किसी को टैक्स पे नहीं करना है, यानी बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अगर किसी को टैक्स पे नहीं करना है तो वो इलीगल तरीका जो है अपना लेता है और टैक्स को पे करने से इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, टैक्स इवेशन। तो यानी उसका बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग। तो टैक्स इवेशन, इकोनॉमिक क्राइम्स और स्मगलिंग को क्या करना, प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इज रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा सोचना, सोच विचार करना, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज है, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे अभी फूड हुआ, ठीक है, वो ज़रूरी है, तो अभी कितने पुअर है हमारे कंट्री में, जिसको खाना नहीं मिलता। ठीक है, वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो बेचारे अर्न नहीं करते, और अर्न नहीं करते तो वो उनको खाना नहीं मिलता। वो जब कमाते ही नहीं है, अर्न नहीं करते, तो वो कहाँ से खाएंगे। ठीक है, और अगर बेचारे कमा भी रहे तो उनको उतना वेजेस नहीं दिया जा रहा है, वर्कर्स को उतना वेजेस नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना अच्छे से घर चला सके। ओके, एक टाइम अगर खाएंगे तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ का जो मीन्स जो कमोडिटी है, उसका प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सोच विचार करना, ताकि बेसिक नेसेसिटी यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पुअर को भी अवेलेबल हो सके। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो पीडीएस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी जो है इम्प्रूव करना, किसके थ्रू, बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर का मतलब क्या, जो हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाएगा, हैंडलूम सेक्टर। तो इसको डेवलप करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना।
ओके। तो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये 1975 में ये प्रोग्राम बनाया गया था, 1 जुलाई 1975 में। अब जो है हमारी कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, ओके। वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, वेविंग का मतलब क्या, माफ़ करना, यानी जैसे कि फार्मर्स हुए, पुअर हुए, तो ये वीकर सेक्शन में आते हैं। तो अगर किसी काम के लिए इन्होंने लोन लिया है तो उसको क्या कर देना, माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसे ही ये पुअर रहते हैं, इनका इनकम भी बहुत कम होता है, तो लोन के साथ वो इंटरेस्ट भी, लोन ही नहीं पे कर पाएंगे जितना उन्होंने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट क्या पे करेंगे, ओके। तो जो उन्होंने लोन लिया है उसको माफ़ कर देना। हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू स्कूल्स, ओके। तो स्कूल्स को जो है एजुकेशनल इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, अवेलेबल कराना। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था, ओके। नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ वर्कर्स। अब हम देखेंगे कि मील वर्कर्स, टेक्सटाइल मील वर्कर्स के क्या इश्यूज थे, ओके। द फर्स्ट टेक्सटाइल मील वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851 बाय कावासाजी दावर। सी, जो फर्स्ट टेक्सटाइल मील था वो स्टार्ट कहाँ हुआ, मुंबई में, और उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, कावासाजी दावर। 11 जुलाई 1851 में फर्स्ट टेक्सटाइल मील सेटअप हुआ कहाँ, मुंबई में, by Kawasaji Davar. Eventually, mills started in Dadar, Parel, Bhaikula, Shivdi, प्रभा देवी एंड वर्ली। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे ये मील्स कहाँ पे स्टार्ट किए गए, दादर में, परेल में, बाइकुला, शिवड़ी, प्रभा देवी और वर्ली में। एंड दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स, ओके। सी, जहाँ जहाँ पे टेक्सटाइल मिल सेटअप किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि हमने देखा मुंबई में जो है 11 जुलाई, फिर उसके बाद में दादर, परेल, बाइकुला, मीन्स मुंबई के हर पार्ट में ये टेक्सटाइल मिल स्टार्ट किया गया। तो जहाँ जहाँ टेक्सटाइल मिल स्टार्ट किया गया था उस पार्ट को जो है क्या कहा गया, गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स, ओके। नेक्स्ट, in the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic conditions in other sectors. See, 1980s में जो है वर्कर्स के बीच में अनरेस्ट यानी अशांति क्यों बढ़ गई, क्योंकि अदर सेक्टर में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा था। मीन्स कंपेयर टू टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स जो थे उनको वेजेस या फिर बोनस ये सब नहीं, वेजेस कम मिलते थे, बोनस मिलते ही नहीं थे, और अदर सेक्टर में वो देख रहे थे कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा है, ओके। इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर इंक्रीजिंग। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी, कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे वर्कर्स की वेजेस जो है वो बढ़ाई जा रही थी, एंड दे वर ऑल्सो गेटिंग मोर अमाउंट्स एज बोनस। मीन्स वेजेस के अलावा उन्हें बोनस भी दिया जा रहा था, उन्हें बोनस भी मिल रहा था, एंड दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। यानी टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के कंपैरिजन में अदर इंडस्ट्रीज के लोगों को, अदर इंडस्ट्री के वर्कर्स को बोनस भी दिया जाता था, एक्स्ट्रा अमाउंट, ओके। वेजेस भी इंक्रीज हो रहे थे उनके टाइम टू टाइम, और उन्हें और भी ज़्यादा और जो अदर फैसिलिटीज़ होते हैं वो भी दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से, ये सब रीज़न की वजह से जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उनके बीच में अशांति मीन्स अनरेस्ट इंक्रीज हुआ, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो महात्मा ज्योतिराव फुले's associate नारायण मेघजी लोखंडे's efforts resulted in the weekly Sunday holiday for meal workers from 1 जनवरी 1882। सी, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के एसोसिएट थे यानी उनके सपोर्टर, उनके काम आने वाले, ठीक है, नारायण मेघजी लोखंडे, उन्होंने एफर्ट किया और उनके एफर्ट का रिजल्ट भी आया कि वर्कर्स को यानी जो मील वर्कर्स हैं उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए, हॉलीडे मिलना चाहिए। और ये वीकली संडे हॉलीडे कब से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 1882, और ये मेहनत किसकी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले के एसोसिएट यानी नारायण मेघजी लोखंडे की, ओके। नेक्स्ट, इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। सी, अब हम देखेंगे कि वर्कर्स के इश्यूज क्या थे, वर्कर्स के इशू कैसे शुरू हुए, ओके। जब 1981 की जब दिवाली पास में आ रही थी तो वर्कर्स ने ये एक्सपेक्ट किया, ये उम्मीद किया कि उनको 20% बोनस मिलना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी का 20% उनको एज अ बोनस मिलना चाहिए। द राष्ट्रीय मील मजदूर संघ
which was negotiating with the employers, agreed upon 8 to 17% bonus without taking the workers into confidence, and the cut in the bonus proved to be the cause of unrest. See, वर्कर्स ने जो है उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था कि 20% बोनस मिलेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था उसने एम्प्लॉयर्स के साथ बातचीत की, नेगोशिएटिंग मीन्स बातचीत करना, और वो 8 to 17% बोनस में ही मान गया। एम्प्लॉयर्स ने बोला कि वर्कर्स को जो है 8 से लेके 17% के बीच में जो है बोनस दिया जाएगा, और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने बिना वर्कर्स के परमिशन के, बिना वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनको बताए एम्प्लॉयर से उसने डील कर ली। वो अग्री हो गया कि ठीक है 8 to 17% बोनस चलेगा, ठीक है। और यही रीज़न था, यही कॉज था कि वर्कर्स के मन में जो है, वर्कर्स के बीच में क्या हुआ, अनरेस्ट, अशांति आई। ओके, नेक्स्ट, सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। Workers of 65 mills came together and Dr. Datta Samant led the strike. See, कुछ वर्कर्स जो है चले गए डॉक्टर दत्ता सामंत के पास, और उन्होंने जो है, वर्कर्स ने डॉक्टर दत्ता सामंत से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है हमारे लीडर बनो, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो लीडरशिप आप हैंडल करो। ओके, तो 65 मिल्स के वर्कर जो है इकट्ठा हुए और डॉक्टर दत्ता सामंत जो है उनके लीडर बने, और उन्होंने क्या किया, वर्कर्स ने मिलके स्ट्राइक कर दिया। ओके, ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। सी, 18 जनवरी 1982 में कितने वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, 2.5 लाख वर्कर्स। गिरगांव मिल्स स्टॉप रनिंग, making to seem like Mumbai's heart stopped throbbing. See, ऐसा लगा जब 1982 में 2.5 लाख वर्कर्स जब स्ट्राइक पे बैठ गए अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दत्ता सामंत, तब ऐसा लगा कि गिरगांव मिल्स जो है, गिरगांव मिल्स जो मुंबई में गिरगांव मिल्स है, यानी टाउन ऑफ मिल्स, तो मुंबई की धड़कन जो है वो रुक गई है। थ्रॉबिंग मतलब क्या होता है, धड़कना, क्योंकि 65 मिल्स वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और कितने 2.5 लाख वर्कर्स, सारे जो मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल, वो स्टॉप हो चुके थे, बंद हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई की धड़कन जो है वो क्या हो गई है, रुक गई है। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द वर्किंग क्लास हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड कल्चरली एज वेल एज थ्रू फोक थिएटर, फोक आर्ट एंड लिटरेचर। अन्ना भाऊ साठे, शाहिर अमर शेख, Sable were popular for their programs aimed at public education. Poets like Narayan Surve, Namdev Dhashal, etc. portrayed the real life of the workers through their poems. सी, वर्किंग क्लास जो है से काफ़ी, वर्किंग क्लास ने काफ़ी हद तक जो है कंट्रीब्यूट किया था कल्चरली एज वेल एज थ्रू फोक थिएटर के थ्रू, फोक आर्ट, यानी वो वर्कर्स के बारे में जो भी ये हम देख रहे हैं कि कितने वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे थे, तो उन्होंने फोक आर्ट के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, फोक थिएटर के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। ओके, और कुछ जो है पोएट्स भी थे जैसे कि नारायण सुर्वे, नामदेव धशल, तो पोएट्री के थ्रू, इन्होंने पोएम्स के थ्रू वर्कर्स के रियल लाइफ के बारे में लोगों को बताया। ओके, नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर AR एंटुले सेट अप अ कमिटी टू सॉल्व दिस इश्यूज। यानी ये जो वर्कर के जो इश्यूज थे, यानी उन्होंने बोनस का जो 20% डिमांड किया था, वो परसेंटेज कट हो गया 8 to 17% में, जो है राजसंघ जो है मजदूर संघ, उसने वो मान गया, अग्री हो गया। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन थे, बैरिस्टर AR एंटुले। उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी सेटअप की। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, और फिर बाद में जो है महाराष्ट्र स्टेट के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने, कौन, बाबा साहेब भोसले। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। और जब बाबा साहेब भोसले जो है चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ये कहा कि कानून के अकॉर्डिंग, मीन्स एज पर लॉ, मैं किससे बात करना चाहूँगा, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से। डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवॉक्ड, मीन्स डॉक्टर दत्ता सामंत जो है वो वर्कर्स के सपोर्ट में थे, उन्होंने लीडरशिप हैंडल किया था वर्कर्स के स्ट्राइक का।
तो डॉक्टर दत्ता सामंत ने ये डिमांड किया कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, उसको कैंसिल किया जाए। रिवॉक का मतलब अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको कैंसिल करना, क्योंकि जो बाबा साहेब भोसले थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गलत फैसला लिया था। उन्होंने किससे बात करना चाहा? राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ से, जबकि उनको बात किससे करना था? वर्कर्स से, वर्कर्स की तरफ ध्यान देना था। इसलिए डॉक्टर दत्ता सामंत ने ये डिमांड किया कि लॉ को जो है कैंसिल किया जाए। इन द बिगिनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस। स्टार्टिंग में जो वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे, तो स्टार्टिंग में उनको आसपास के विलेजेस से, गांव से जो है सपोर्ट मिला, ठीक है, हेल्प मिली। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर। मतलब उस टाइम पे स्टार्टिंग में इतना डिफिकल्टी नहीं हुई कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, ठीक है, हेल्प करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई। एंड दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। और उन्होंने मिल के जो है, जो नेटिव विलेजेस के लोग जो थे, या फिर जो डॉक्टर दत्ता सामंत जो लीडर थे, तो मिल के उन्होंने डिपार्टमेंटल कमिटी सेटअप कर दी। कोई डिपार्टमेंट का जो है वो फूड ग्रेन सप्लाई करने लगा उनको, किसी ने जो है फंड्स के फॉर्म में उनको असिस्ट किया, यानी हेल्प की। ओके, द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक and as the strike dragged on efforts were made to split the striking workers ranks, ठीक है। और स्ट्राइक जो है वो खिंची चली आ रही थी। ड्रैग मतलब क्या? खिंची चलने आ रही, काफ़ी लंबे समय तक स्ट्राइक चलती ही जा रही थी। और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और उस मिल्स के जितने भी एम्प्लॉयर्स है, उनका कहना क्या था कि ये जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स है, जो उनका रैंक्स, यानी जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्राइक पे बढ़ते जा रहे हैं, उनको स्प्लिट किया जाए, यानी उनमें फूट डाल के जो है स्ट्राइक को रोका जाए, ठीक है। इवन एज द स्ट्राइक कंप्लीटेड 6 months, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। सी, उस स्ट्राइक को कितने मंथ बीत चुके थे? 6 month, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो स्ट्राइक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कंप्लीटली स्ट्राइक को इग्नोर किया। द वर्कर्स स्टार्टेड द जेल भरो एजिटेशन। ओके, अब वर्कर्स ने जो है क्या स्टार्ट कर दिया? जेल भरो एजिटेशन। ये क्या होता है? जेल भरो एजिटेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट, इन सितंबर 1982 1.5 lakh workers took a march on the legislative assembly of Maharashtra state. सी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन वर्कर्स के ऊपर फोकस नहीं किया, टोटली इग्नोर किया, तो सितंबर 1982 में और जो 1.5 लाख वर्कर जो स्ट्राइक पे बैठे थे, उन्होंने कहाँ पे मार्च कर दिया? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में। इट डिडेंट हेल्प एट ऑल, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी वर्कर्स का किसी भी तरह का कोई भी हेल्प नहीं किया। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, धीरे धीरे उस स्ट्राइक को कितने साल बीत गए? 1 साल, पूरे 1 year कंप्लीट हो गए। एंड दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन ए फॉर अ ईयर। और ये पहली स्ट्राइक थी, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की पहली स्ट्राइक थी जो पूरे 1 साल तक चली। ओके, इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 lakh वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। मीन्स 1.5 lakh वर्कर्स जो स्ट्राइक पे बैठे थे, उन्होंने 1 year तक पूरे स्ट्राइक को कंप्लीट किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ना गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली ने। ओके, और 1.5 lakh वर्कर्स क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड, मीन्स जॉबलेस। एंड एज पॉलिस्टर हैड कम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लॉथ, द सेल ऑफ मील क्लॉथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड। अब कॉटन क्लॉथ के से ज़्यादा जो है किसका डिमांड होने लगा? पॉलिस्टर क्लॉथ का। ओके, तो जो मील क्लॉथ, जो सेल ऑफ मील क्लॉथ थे, ठीक है, इनके ऊपर ऑलरेडी जो है अफेक्ट पड़ चुका था। जो कॉटन क्लॉथ बनाते थे, जो मिल्स कॉटन क्लॉथ बनाते थे, तो अब पॉलिस्टर क्लॉथ का ज़्यादा डिमांड हो गया था। तो ऑलरेडी जो सेल ऑफ मील क्लॉथ है उनके ऊपर ऑलरेडी इफेक्ट पड़ा था, असर पड़ा था, ठीक है। द मील्स मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात। मीन्स जो मील्स मुंबई में सेटअप किए गए थे वो मूव होके, मीन्स कहाँ पे सेटअप हो गए? गुजरात के सूरत एरिया में, सूरत रीजन में। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिसॉल्व द इश्यूज। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 टेक्सटाइल मिल्स को जो है नेशनलाइज्ड किया। ओके,
और इस इश्यूज को, जो वर्कर का इश्यूज था, जो वर्कर स्ट्राइक पे बैठे थे, इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेटर्स को भी अपॉइंट किया, फिर भी आर्बिट्रेटर्स भी जो है ये इश्यूज को रिसॉल्व नहीं कर पाए। ओके, आर्बिट्रेटर्स किसको कहा जाता है? इज अ पर्सन हु सॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी जो लड़ाई झगड़े को, राइवट्स को जो है सॉल्व कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेटर्स। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेटर्स को भी अपॉइंट किया, लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो सका। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। In the next part, we will discuss about new economic policy, okay, remedies and world